टाइटैनिक शिप पर रिसर्चर ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक अनोखी चीज ही सामने लाकर रख दी। समुद्र के बॉटम में टाइटैनिक का अगला हिस्सा अच्छी खासी हालत में है, लेकिन इसका पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा खराब और पिसा हुआ मिला है और इन दोनों का आपस में फासला भी 2000 फीट का है। बेशक नाज़रीन किराम, समुद्र के खारे पानी में लोहा गल जाता है, उसको जंग लग जाता है, लेकिन अगर ये दोनों पार्ट्स एक ही शिप के थे और एक ही वक्त में ये डूबे थे तो इन दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके ऊपर रिसर्चर्स ने अपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च की। रिसर्चर्स का मानना है कि उस रात जिस रात टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टकराई थी, वो सिर्फ और सिर्फ आइसबर्ग के साथ नहीं टकराई, बल्कि इसके साथ कुछ और भी हुआ था जो ऐसा था जिसने टाइटैनिक के पिछले हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया था। लेकिन नाज़रीन किराम, सवाल अभी भी वही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था? टाइटैनिक का अगला हिस्सा तो कुछ अच्छी हालत में है, लेकिन पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा तबाह हो चुका है। नाज़रीन किराम, 1912 में जिस रात टाइटैनिक के साथ ये वाक़या पेश आया, उस रात ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 700 किलोमीटर दूर समुद्र में अकेली अंधेरी रात में फिर रही थी। हादसे के वक्त टाइटैनिक में मौजूद 2240 पैसेंजर मौजूद थे, जिनमें से 1500 ने अपनी जान से हाथ धो लिया था। वो जहाज जिसको अनसिंकेबल कहा जाता था, वो कुदरत के सामने देखते ही देखते समुद्र में डूब गया था। इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह आई विटनेस सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने टाइटैनिक से कूदकर समुद्र के ठंडे पानी में छलांग लगा दी थी। टाइटैनिक का आइसबर्ग के साथ टकराना और फिर उसको डूबते हुए देखना सिर्फ और सिर्फ उन आई विटनेस के पास ही सबूत था, या उनके पास ही सारी मिस्ट्री थी। उनके अलावा किसी के पास भी ये पूरी मिस्ट्री मौजूद नहीं। लेकिन वो भी समुद्र के ठंडे पानी में अपनी जान बचाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ थे। पहली रेस्क्यू शिप टाइटैनिक के डूबने के 1.5 घंटे के बाद वहां पर पहुंची थी। वो भी नाज़रीन किराम खुशकिस्मती थी कि टाइटैनिक का इमरजेंसी सिग्नल उन तक पहुंच गया था और वो फौरन टाइटैनिक की तरफ दौड़ पड़े, नहीं तो शायद जो समुद्र के ठंडे पानी में लड़ रहे थे उनकी भी जान को ना बचाया जाता। और टाइटैनिक के उस हादसे के बारे में आज तक किसी को मालूम भी ना होता। हादसे के वक्त तो रिसर्चर्स को यह मालूम ही नहीं था कि आखिर शिप के साथ हुआ क्या है, लेकिन आई विटनेस ने सारे मामले के बारे में बताया कि टाइटैनिक की एक आइसबर्ग के साथ टक्कर हुई थी। तो मौके पर ही उस आइसबर्ग को देखकर यह कंफर्म भी किया गया, क्योंकि अभी तक उसके ऊपर टाइटैनिक का रेड पेंट लगा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन और आई विटनेस के बयानात को मिलाकर एक रिपोर्ट को तैयार किया गया और उसमें यह बताया गया कि टाइटैनिक की एक साइड का हिस्सा 300 फीट तक फट गया था और दूसरी तरफ आई विटनेस का यह भी कहना था कि शिप को डूबने में 2.5 घंटे का वक्त लगा था। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि अगर आइसबर्ग ने वाकई ही 300 फीट का निशान टाइटैनिक पर छोड़ा था तो टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे का वक्त नहीं, बल्कि चंद मिनटों में ही उसे डूब जाना चाहिए था। लेकिन आखिर सच्चाई क्या थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सका। आखिर तहकीक के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी था कि टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा जाए। हर गुजरते दिन के साथ ये मिस्ट्री और संगीन होती चली जा रही थी। आखिरकार 73 ईयर्स के बाद, 73 सालों के बाद जब टाइटैनिक का मलबा मिला तो ये महरीन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। वो सारे सवाल जो टाइटैनिक अपने पीछे छोड़ गई थी, उनके जवाबात ढूंढने का वक्त आ चुका था। अटलांटिक ओशन के इस तह में पिछली कई दहाइयों से टाइटैनिक का मलबा इस अंधेरे में मौजूद था। कई रोबोट्स तैयार किए गए जो नीचे जाकर उन्होंने लातादाद टाइटैनिक के मलबे की पिक्चर्स इकट्ठी की थी। पीएच नाशरले ने 30 से ज्यादा मर्तबा टाइटैनिक मलबे का दौरा किया है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने 300 फीट बड़ा सुराख आज तक नहीं देखा। अलबत्ता टाइटैनिक की यह प्रोफाइल पिक्चर का हिस्सा इस बात का जाहिर करता है कि हो सकता है यहाँ पर आकर कोई चीज़
टकराई हो। और ये अगर इस एरिया की मेजरमेंट की जाए तो ये 11 फुट बनता है। और अगर कैलकुलेशन के मुताबिक देखा जाए तो इसमें हर सेकंड के अंदर 370 गैलन पानी टाइटैनिक में जमा हो सकता था। अगर अंदाज़ा लगाया जाए और कैलकुलेशन की जाए तो पूरी टाइटैनिक में पानी 2.5 घंटे में भरा गया होगा। और अगर आपको याद हो तो आई विटनेस ने यही बताया था कि टाइटैनिक को डूबने में 2.5 घंटे का वक्त लगा था। नानिक्रम यहाँ पर एक तो मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है कि टाइटैनिक में 300 फीट बड़ा सुराख नहीं हुआ था, बल्कि 30 फीट एक क्रैक ही पड़ा था। अभी नाज़रीन कराम ये एक ही मिस्ट्री सॉल्व हुई है, इसके बाद और भी बहुत सी पेचीदगियां इस मामले में थी। रिसर्चर्स को इस बात की भी समझ नहीं आ रही थी कि टाइटैनिक के अगले हिस्से की निस्बत टाइटैनिक के पिछला हिस्सा ज्यादा तबाह क्यों हो चुका है, जबकि डूबे तो एक ही साथ थे। और इन दोनों के दरमियान इतना ज्यादा फासला भी क्यों? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हाईटेक सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया था। रोबोट्स ने टाइटैनिक रैक्स की लाखों तस्वीरें कैप्चर की और फिर इनको टेक्नोलॉजी की मदद से 3D मॉडल में तैयार किया गया। इस मॉडल में टाइटैनिक की वो चीजें भी मौजूद थी जिसको शायद कोई आम कैमरा और इंसानी आंख सही तरीके से नहीं देख सकती थी। मॉडल में नाज़रीन कराम ये आसानी तरीके से देखा जा सकता है कि टाइटैनिक के पिछले हिस्से के सारे हिस्से उसमें एक दूसरे में इस तरह से धंसे हुए हैं कि जैसे ये कोई लोहे की शिप नहीं थी, बल्कि किसी कागज की तैयार की गई थी। इस शिप के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा शिप के हिस्से भी पड़े हुए हैं और सिर्फ इसके साथ अगर लगे हुए हैं तो इसके 2 बड़े बड़े इंजन ही मौजूद हैं। 110 साल पहले जब टाइटैनिक समुद्र की इस तह में आकर टकराया था तो उसके निशानात आज भी वहां पर मौजूद हैं, जिनको सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सकता है। इन निशानात से यह नाज़रीन कराम अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वो स्ट्रान आकर समुद्र की तह से टकराया था तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। साइंसदान इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो स्ट्रान उस वक्त हैरत अंगेज तौर पर पानी के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। जब नाज़रीन कराम टाइटैनिक का पिछला हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और पानी के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे जा रहा था तो समुद्र के पानी ने उसके लूज पार्ट्स को उससे उखेड़ दिया था। और जब 4 किलोमीटर नीचे समुद्र की तह में जाकर ये टकराया तो इसके सारे पार्ट्स इसमें धंस गए थे, जिसकी तस्वीर हम 3D मॉडल में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम जब हम टाइटैनिक के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसका डिज़ाइन हाइड्रोडायनेमिक है, यानी कि वो बड़ी आसानी से पानी को काट सकता है। जैसे कि बड़ी बड़ी शिप के अगले हिस्से को थोड़ा सा बारीक और ऐसे डिज़ाइन दिया जाता है कि वो पानी को काट कर आगे चलता है, तो इसलिए वो पानी के नीचे जाते हुए अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल कर जा रहा था और पानी को काटता हुआ जा रहा था, जिससे ना तो वो घुमा और ना ही उसकी स्पीड गेन हुई थी। आखिरकार नाज़रीन कराम यहाँ पर 110 साल पहले हुए जाने वाले वाक़ये की एक और मिस्ट्री को भी सुलझा लिया गया था। लेकिन नाज़रीन कराम यहाँ पर एक और सवाल है, और वो ये सवाल है कि आखिर टाइटैनिक किस वक्त पर 2 हिस्सों में हुई थी? ये पानी के ऊपर हुई थी या पानी के नीचे हुई थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल था। नाज़रीन कराम जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटैनिक के 2 हिस्सों की होने की खबर आई विटनेस ने ही दुनिया को बताई थी और यह बताया गया था कि टाइटैनिक के 2 हिस्से पानी के ऊपर ही हो गए थे। लेकिन यह खबर बिल्कुल ठीक है कि टाइटैनिक के 2 हिस्से पानी के ऊपर हो गए थे, लेकिन यह खबर अभी मुकम्मल नहीं। जब टाइटैनिक के अगले हिस्से में पानी भर गया तो पिछला हिस्सा पानी से ऊपर चला गया। तो टाइटैनिक का सेंटर वाला हिस्सा इतना मजबूत नहीं बनाया गया था कि वो पिछले हिस्से का वजन बर्दाश्त कर सके और वो वहीं पर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। लेकिन नाज़रीन कराम यहाँ पर सोनार स्कैनिंग से बनाया गया 3D मॉडल कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा है।
देखा जाए तो नाज़रीन कराम ओशन फ्लोर पर टाइटैनिक का साजो सामान दूर दूर तक बिखरा पड़ा है। अगर नाज़रीन कराम ये देखा जाए कि वो पार्ट्स जो टाइटैनिक के इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं वो तकरीबन 10,000 हिस्से बनते हैं और 3.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है जिसमें वो सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं। नाज़रीन कराम देखा जाए कि अगर टाइटैनिक के दो हिस्से ऊपर ही हो गए थे, पानी के ऊपर ही दो हिस्से हो गए थे और वहीं पर ये एक दूसरे से अलहदा हो गए थे, तो टाइटैनिक के पिछले हिस्से के पार्ट्स 3.2 किलोमीटर के एरिया में ना बिखरते बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया वो कवर करते। नाज़रीन कराम इन्वेस्टिगेटर्स का यहाँ पर मानना है कि यह बात तो दुरुस्त है कि टाइटैनिक के दो हिस्से पानी के ऊपर ही हो गए थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्से अलहदा सतह के करीब जाकर हुए थे और इसका पिछला हिस्सा रोटेट होता होता अपनी डायरेक्शन को बदल गया और टाइटैनिक के अगले हिस्से से 2000 फीट दूर जाकर गिर गया था। आज टाइटैनिक का वो मलबा पूरी तरीके से रस्ट हो चुका है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। रस्टिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। लेकिन जब टाइटैनिक के जंग लगे हुए कुछ पार्ट्स को निकालकर उन पर तहकीकात की गई, रिसर्च किया गया, तो पता लगा कि टाइटैनिक के ऊपर जंग वहाँ पर बने हुए बैक्टीरिया से खारिज होने वाली ऑक्सीजन से लगा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से टाइटैनिक के पार्ट्स को जंग लग रहा है, अगली कई दहाइयों में ये सारे पार्ट्स जंग की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शक्ल को मुकम्मल तौर पर खो देंगे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कराम मेरी ये बनाई गई वीडियो आप भरपूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मेरी न्यू वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह।